आईजीएमसी शिमला में किया गया जटिल ऑपरेशन, बच्चे को था जन्मजात हृदय दोष। हिमाचल के आईजीएमसी अस्पताल में टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का पहली बार सफल ऑपरेशन किया गया है। अस्पताल में सीटीवीएस विभाग के डॉक्टरों की टीम ने 5 घंटों में यह ऑपरेशन किया है। वहीं अब मरीज की हालत में सुधार है। अस्पताल से 1 से 2 दिनों के भीतर मरीज को छुट्टी दी जा सकती है। सीटीवीएस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मेहता ने बताया कि जिला शिमला के ठियोग तहसील के रहने वाले 9 साल के बच्चे को जन्मजात हृदय दोष था। सामान्य बच्चों के मुकाबले उसका शारीरिक विकास काफी कम था, जबकि खेलकूद की क्रीड़ाओं के दौरान वह जल्द थक जाता था। इसके अलावा होठ हाथों की उंगलियां नीली पड़ जाती थी। ऐसे में जब समस्या अधिक बढ़ी तो बच्चे के अभिभावक इलाज के लिए आईजीएमसी लाए। यहाँ पर कार्डियोलॉजी विभाग ने बच्चे की जांच की, जिसके बाद बच्चे को सीटीवीएस विभाग भेजा गया। यहाँ पर जांच के बाद बच्चे का ऑपरेशन किया गया। करीब 5 घंटे के बाद बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ। वहीं अब बच्चे की हालत में सुधार है। बच्चे के ब्रेन, किडनी, बाजू, हाथ, आंतड़ियों में कम ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई हो रहा था। इस वजह से बच्चे को दिक्कतें बढ़ रही थी। चिकित्सकों की माने तो इसका ऑपरेशन जन्म के 10 दिन से लेकर 1 महीने तक हो जाना चाहिए। यही वजह है कि लंबे समय तक ऑपरेशन न होने के कारण बच्चे का भार 20 किलोग्राम ही रह गया। हिमाचल को मिलेगी 2600 टन यूरिया खाद की नई खेप, इफ्को के दिल्ली भेजी मांग। प्रदेश भर के किसानों व बागबानों के लिए यूरिया खाद की नई खेप जल्द गोदामों में पहुंचेगी। इसके लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने खाद की मांग का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों को यह खेप जारी होगी। जानकारी के अनुसार इफ्को की ओर से 2600 टन खाद की खेप की मांग रखी गई है। इसमें अकेले ऊना जिले के लिए करीब 700 टन खाद जारी होगी। खाद की बाकी खेप के अनुसार विभिन्न जिलों को भेजी जाएगी। ध्यान रहे कि हाल ही में बारिश के बाद गेहूं, हरी सब्जियों को फलदार पौधों के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है। कई गोदामों के खाद का स्टॉक खाली हो चुका है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इफ्को ने खाद की नई खेप लाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसान सुरेश सैनी, रविंद्र कुमार, अंचल दत्ता, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार ने कहा कि बारिश के बाद जमीन में पर्याप्त नमी है। ऐसे में अगर यूरिया खाद का छिड़काव हो जाए तो फसल की पैदावार काफी अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाद की बोरियां कुछ दिन पहले खरीद ली गई और कईयों को खाद की नई खेप का इंतजार है। कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर खाद की खेप आती है तो फसल के लिए बेहद लाभकारी होगी। गेहूं की फसल के लिए बीते दिनों हुई बारिश संजीवनी साबित हुई है। जिन इलाकों में गेहूं बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर था, वहां बारिश के बाद फसल लहलाने लगी है। अब खाद का छिड़काव होने पर फसल की वृद्धि में तेजी आएगी। ध्यान रहे कि जिला के बंगाणा, चिंतपूर्णी, दौलतपुर चौक, गगरेट क्षेत्र के कई गांवों में बारिश पर निर्भर खेती होती है। ऐसे में किसानों को समय समय पर बारिश का इंतजार रहता है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए खाद की मांग की गई है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर खाद की नई खेप जारी होगी। किसान दानेदार खाद के साथ नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया भी दानेदार खाद की तरह प्रभावशाली है। इसकी बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी है। हिमाचल में मार्च अप्रैल से शुरू होगी एरी रेशम की खेती, बोर्ड से मिली मंजूरी। रेशम विभाग प्रदेश में मार्च अप्रैल से एरी रेशम की खेती शुरू करने जा रहा है। विभाग को इसके लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस रेशम की विशेष बात यह है कि किसान साल में 7 बार इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। रेशम विभाग प्रदेश में पहली बार एरी रेशम कीट पालक की खेती शुरू करने जा रहा है। 1 साल पहले विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्र बिलासपुर, ऊना और नालागढ़ में इसका सफल ट्रायल किया है। इसके लिए विभाग बिलासपुर के रांगुड़ में 25 बीघा भूमि पर बीज उत्पादन केंद्र तैयार कर रहा है। विभाग यहां से किसानों को बीज वितरण करेगा। एरी रेशम कीट पालन अरंडी के पौधे पर होता है और इसके लिए गर्म स्थान उपयुक्त होते हैं। विभाग ने अरंडी के पौधे जोराहाट से मंगवाए हैं। आमतौर पर इस पौधे का तना सफेद होता है, लेकिन इस किस्म में इसका तना लाल रंग का है, जो इसकी एक विशेषता है। एरी रेशम ऊन और कपास के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है। जंगली प्रजाति होने के चलते इसमें बीमारी लगने का खतरा न के बराबर है। प्रदेश के गर्म इलाकों में इसका सफल ट्रायल हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसान साल में 7 बार रेशम प्राप्त करेंगे। इसे तैयार होने में 20 से 22 दिन का समय लगता है। एरी रेशम पालन से किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अधिक मांग है। एरी रेशम अन्य रेशम की तुलना में गहरा और घना होता है। वहीं शहतूत रेशम पालन में किसान साल में केवल 2 फसल प्राप्त करते हैं।
प्रदेश में 10,000 से अधिक किसान रेशम पालन से जुड़े हुए हैं। इन किसानों को एरी रेशम पालन बेहतर आय प्रदान करेगा। एरी रेशम पालन के लिए विभाग को सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बिलासपुर में रांगुड़ में 25 बीघा की भूमि पर बीज उत्पादन केंद्र तैयार किया जा रहा है। मार्च अप्रैल में किसानों को पौध वितरण कर इसकी खेती शुरू कर दी जाएगी। इसकी विशेष बात यह है कि किसान साल में 7 बार इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी। सीएम ने विधानसभा में की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त 4,800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुक्खू ने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण JOIT को नियुक्ति दी जाएगी। वह पीजी के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय को 33 से 40 हजार करने की घोषणा करते हैं। बजट पर चर्चा के समापन पर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष ने आपदा में भी राजनीति की और विधानसभा सत्र बुलाने की बात करता रहा। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि SMC शिक्षकों की समस्या का समाधान के लिए कैबिनेट उप समिति बनाई गई है। भाजपा ने मामले को कोर्ट में उलझाया। इसे देखने में भी समय लग रहा है। सरकार ने इनके सत्ता में आने के बाद 4,900 रुपए बढ़ाए हैं। भाजपा के समय नाम मात्र मानदेय बढ़ा। कंप्यूटर शिक्षकों का मामला भी 22 साल पुराना है। कैबिनेट सब कमेटी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और समाधान निकाला जाएगा। शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ की घोषणा की। कहा कि पिछली सरकार ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान दिया। 10,000 करोड़ का एरियर वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया। चुनावी लाभ लेने के लिए यह सब किया गया। भाजपा कहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे, फिर अब झूठ कह रहे हैं कि 40% पेंशन कम की जा रही है। बजट में कर्मचारियों के लिए 1 मार्च से लीव, इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में जानकारी दी कि बजट पर चर्चा 20 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इसमें 27 सत्ता पक्ष और 25 विपक्ष से विधायक इसमें भाग लिए हैं। लंबे समय बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में 11 माह की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। लंबे समय बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज मिला है। यहां 11 माह की बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह पुष्टि बच्ची के सैंपल की जांच के दौरान हुई है। बच्ची टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पुराना कांगड़ा के वार्ड नंबर 2 की इस बच्ची को निमोनिया के चलते टांडा मेडिकल कॉलेज जाँच के लिए लाया गया था। 20 फरवरी की रात को बच्ची के सैंपल लिए गए हैं, जिसके बाद बच्ची में कोरोना पाया गया। इसके बाद परिजनों के लिए सैंपल लिए गए, जिससे पता चल सके कि वायरस कहां से आया, लेकिन परिजनों में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 11 माह की बच्ची अब स्वस्थ है। बच्ची में कोरोना वायरस कहां से आया है, स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है। सैंपल की रिपोर्ट जांच के लिए भी भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्ची में कोरोना का कौन सा वेरिएंट पाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला भी जिला कांगड़ा में ही आया था। वहीं कोरोना के कारण हुई मौत भी सबसे पहले जिला कांगड़ा में ही दर्ज की गई थी। सबसे बड़ा जिला होने के कारण कांगड़ा में कोरोना में खूब कहर भरपाया था। उधर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के MS डॉक्टर मोहन ने बताया कि 20 फरवरी को बच्ची में कोरोना वायरस पाया गया था। बच्ची कांगड़ा के वार्ड नंबर 2 की निवासी है। बच्ची को निमोनिया के चलते टांडा में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका वहां उपचार चल रहा है। स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम से होंगे बड़े बदलाव। कई शर्तों में मिलेगी राहत। क्लस्टर सिस्टम में बदलाव के निर्णयों को लागू करने के लिए मंथन होगा। प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव सभी जिला के प्राथमिक व उच्च शिक्षण उप निदेशकों और डाइट के DPO के साथ बैठक करेंगे। मार्च माह में यह बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व योजना में हुए बदलावों को स्कूलों में लागू करने का लक्ष्य विभाग की ओर से रखा गया है। इस बैठक में क्लस्टर सिस्टम किए गए बदलावों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ बैठक में इन निर्णय को लागू करने को लेकर जिला के अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे। क्लस्टर सिस्टम में 300 मीटर के दायरे को बढ़ाकर अब 500 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में जो स्कूल 300 मीटर के दायरे की शर्त के चलते क्लस्टर सिस्टम में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन स्कूलों को 500 मीटर के दायरे के तहत इस प्रणाली में लाया जाएगा।
स्कूल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर राहत भी प्रदान की जाएगी। मसलन यदि स्कूलों में संयुक्त प्रार्थना सभा, मिड डे मील एक साथ करने की व्यवस्था संभव नहीं होगी, तब इसमें राहत दी जाएगी। हालांकि इन स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम की अन्य शर्तों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अशोक कुमार का कहना है कि योजना में सार्थक बदलाव किए जा रहे हैं ताकि बचे हुए स्कूलों को इस योजना में लाया जा सके। हालांकि इन स्कूलों को कई शर्तों से राहत दिए जाने की भी संभावना है। इस सिलसिले में शिक्षा सचिव के साथ मार्च माह में बैठक प्रस्तावित है। कांग्रेस नेता बम्बर ठाकुर पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। बिलासपुर अस्पताल में है उपचाराधीन। बिलासपुर के मंडी मानवा में आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। चिट्टा तस्करों ने जानलेवा हमला कर उनको घायल किया है, जिसपे उनके सर पे चोट, ग्रिप से हमला किया हुआ है, तलवार से और रॉड से उनकी पीठ पे वार किया है। उनके सुपुत्र ग्रिप से सर पे वार किया गया हुआ। छोटे ईशान ठाकुर बेटे पर भी जानलेवा हमला किया हुआ है, जिससे बंजार में स्कूल बस गिरी, 5 बच्चे घायल। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को हैशटैग थाना बंजार के अंतर्गत समय करीब 10:15 पर हैशटैग घ्यागी में हैशटैग मिनेरवा स्कूल बस नंबर हैशटैग HP 29B4108 के दुर्घटना का होने की सूचना है, जिसमें 6/17 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु बंजार अस्पताल लाया जा रहा है।